श्री धीरज देसाई जी, सह प्रभारी हमीरपुर पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राणा रणजीत सिंह जी, प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी, राम आसरा जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, विवेक मेनका जी, कार्यकारी अध्यक्ष कुटलैहड़ ब्लॉक, श्री अविनाश कपला जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे कांग्रेस जिला कांग्रेस के, श्री अशोक ठाकुर जी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री राजेश त्रासर जी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, उर्मिला शर्मा जी, अध्यक्ष महिला कांग्रेस, कंचन देवी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिला कांग्रेस, वीरेंद्र मनकोटिया जी, हमारे लीगल सेल के चेयरमैन प्रवीण शर्मा जी, झुंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष विजय आंग्रा जी, और यहाँ पे उपस्थित तमाम नेतागण, और खास तौर पे जिनके लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विवेक शर्मा जी, जिनको कि लगभग 15-20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप कुटलैहड़ के विधायक के तौर पे देखेंगे। हमारे हमीरपुर संसदीय सीट से पार्टी के उम्मीदवार श्री सतपाल रायजादा की धर्मपत्नी श्रीमती रायजादा भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे कुटलैहड़ विधानसभा के उम्मीदवार विवेक शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं। जब पत्नियां घर से निकल पड़ती हैं तो समझो कि काम होने वाला है। दोस्तों, प्रदेश में हमारी सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन पूरे देश में जो माहौल है इस समय बदला हुआ है। मैं अभी रायबरेली से आ रहा हूं, वहां पे हमारी मीटिंगें थी। राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जबरदस्त एक प्रचंड लहर राहुल गांधी जी की वहां पे चल रही है। प्रचंड लहर है। मुझे लगता है कि अब की बार 5 लाख पार। और 7 की कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि उसका भी हो गया काम तमाम। जो लहर चल रही है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी कुछ अरसा तक आपने देखा, कुछ दिनों तक पहले कहा करती थी अब की बार 400 पार। आजकल भारतीय जनता पार्टी इस नारे से गुरेज कर रही है।
उनको पता लग गया कि अब की बार बाहर जाने की तैयारी है। पूरे देश का माहौल बदल गया है। और मैं खास तौर पे ऊना वालों से भी कहना चाहता हूं, ऊना वालों से मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि ये मौका है अपने जिले का एमपी बनाने का। पिछले 4 टर्म से जो है हमीरपुर से एमपी बन रहा है। आपने बनाया, आपने भी सहयोग किया, लेकिन इस दफा जो है अपने जिले का सांसद बनाओ। जितने लोग आप इस सभा में आए हैं, क्या आप मेरे से सहमत हैं? अगर आपको इस जिले को राजनीतिक तौर पे मजबूत करना है, ये कभी कभी मौका मिलता है कि अगर आपको इस जिले को राजनीतिक तौर पे मजबूत करना है तो आप सतपाल रजादा की मदद करो, सहयोग करो। और दूसरी तरफ जो विधानसभा के हमारे उम्मीदवार हैं कुटलहट से, विवेक भिक्खू जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुटलहट क्षेत्र में क्या हमने टिकट सही दिया है? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी इस पंडाल में लोग आए हैं, क्या ये टिकट का फैसला हमारा ठीक है? क्या ये व्यक्ति टिकट का अधिकारी था? क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा था? और अगर आपको ऐसा लगता है तो अगले जो 15 दिन आप इसकी खुले दिल से मदद कीजिए, खुले दिल से मदद कीजिए। हम एक बहुत ही पावन स्थल पे ये मीटिंग कर रहे हैं। महादेव जी का ये क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जब हम मीटिंग कर रहे हैं, जब आप हाथ उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु का आशीर्वाद आपके रूप में विवेक जी पे बरस रहा है, इन पे बरस रहा है। ये जरूर मैंने इनको कहा। अभी मैं नालागढ़ में मीटिंगें करके आया, वहां लोग कह रहे थे कि जो व्यक्ति अभी एमपी बनने हैं या जो एमएलए बनने हैं, इनको आप क्या सीख देते हैं कि आप 25 साल से एमएलए चल रहे हैं, लगातार एमएलए हैं, आपकी जनता आपको वोट डालती है, तो आप क्या इनको कहना चाहते हैं? तो मैं तो विवेक जी को यही कहूंगा, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ब्याह करवा के वे मिलता गिरता रहे। वो एमपी बन के जो है मिलता गिरता रहे। हर आदमी को एमपी से एमएलए से काम नहीं होते। 90% ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो विधायक का, एमपी का आचरण देखते हैं कि ये इसकी गर्दन सीधी है कि नहीं, ये नमस्ते का जवाब देता है कि नहीं, ये घर आए व्यक्ति को बिठाता है कि नहीं। तो इसलिए ये राजनीति जहां सेवा भाव का काम है, वहां सामने वाले का भी, जिसने आपके, जो आज लोग इतने लोग आए हैं निकल के ये गांव से, इतनी आज गर्मी थी, उसके बावजूद इतने लोग आए हैं। अगर ये आए हैं आपके लिए, तो इसलिए आए हैं कि आज हम आपके साथ खड़े हैं। जब आप जीतेंगे, आप हमारा ख्याल रखेंगे, आप इस क्षेत्र का ख्याल रखें। और
आपने देखा कि जब फैसले जीवन में गलत हो जाते हैं, अब मैं नालागढ़ में था तो वहां पे पहले एक साथी थे हमारे लखविंदर राणा जी, एमएलए थे हमारे साथ। जब टिकट की बारी आई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए और एमएलए नहीं बने। अभी पीछे कह रहे थे कि मैं अगर कांग्रेस में होता तो मैं एमएलए होता। हमने कहा कि गलत गाड़ी पे चढ़ गए तो कैसे होता। उसके बाद एक दूसरे साथी जो आजकल एमएलए थे, 14 महीने में वो फिर किसी और गाड़ी में चढ़ गए। और राजनीति में तो लोग, राजनीति में दोस्तों एक बार एमएलए बनना बड़ा मुश्किल बात है। एमएलए बनना कोई आसान काम थोड़ा नहीं है, एमपी बनना कोई आसान काम थोड़ा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि कल आपने मुझे वोट डाला था, हो सकता है कि अगले कल ना डाले। तो जो लोग, जो ये 6 लोग जो विधानसभा से बाहर हुए कांग्रेस के, इन्होंने ये सोचा था कि हमें लोग फिर से वोट डालेंगे। लेकिन अब जब लोगों के दरबार जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि स्थितियां क्या है। इस पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की एक साजिश हुई। जब सरकार गिराने की साजिश हुई तो सबसे ज्यादा जो उसका एपिसेंटर था, जो भूकंप आया, उसका भूकंप का जो क्षेत्र था वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट। 3 एमएलए हमीरपुर के थे, 2 ऊना के थे, एक जो है देरा से था। तो 6 एमएलए तो जो है हमारी संसदीय सीट से थे, जिन्होंने योजना बनाई कि ये सरकार गिरा देते हैं। पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दांव उल्टा पड़ गया। राज्यसभा में वोट डाल दी, राज्यसभा में वोट डाल दी, कांग्रेस के थे, बीजेपी को वोट डाल दी। अगले दिन जब विधानसभा पहुंचे और कहने लगे कि हमारी सीटें कहां हैं, तो बताया गया अध्यक्ष जी ने आपकी कुर्सी हटा दी है। आपकी कुर्सी हट गई। वो ढूंढ रहे थे कि कुटलैहड़ कहां पे है, तो कहा कुटलैहड़ तो है नहीं अब। दूसरा कह रहा था गगरेट कहां है, बोला जी गगरेट की कुर्सी भी हट गई। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को पढ़ा नहीं, अध्यक्ष की शक्तियां, तभी तो अध्यक्ष को बोलते हैं माननीय, सम्माननीय। अध्यक्ष ने जो है कुर्सी हटा दी, आजकल हटी हुई है कुटलैहड़ की कुर्सी वहां से। फिर चले गए सर्वोच्च न्यायालय में, चले गए, देश की सबसे बड़ी अदालत में चले गए। जब अदालत में गए और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने हमारी कुर्सी हटा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक किया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि स्पीकर ने सब बिल्कुल ठीक किया, आप वहां बैठने के काबिल नहीं। जिन लोगों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज किया, वो फिर कहते हैं कि जनता की अदालत में चलते हैं। विधानसभा में नो एंट्री हो गई, सर्वोच्च न्यायालय में नो एंट्री हो गई। अब जब आपके दरबार आ रहे हैं, अब आप भी दरवाजे बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं नो एंट्री। आपने ये सही नहीं किया। पेंशन लग जाएगी, पेंशन मिलेगी, लेकिन नौकरी नए आदमी को मिलेगी। पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन नौकरी नए आदमी को मिलेगी, वो आपके बीच में है। इसलिए मेरा कुटलैहड़ के लोगों से ये आग्रह है कि अब आपने सोच विचार के, कुटलैहड़ का भी पता नहीं क्या भाग गया है। 32 साल बाद एमएलए मिला, वो भी बताओ। तो जनता की आवाज है, मैं नहीं बोल रहा हूं।
बिकाऊ माल नहीं चलेगा। 32 साल बाद। और दूसरी तरफ टिकट ले लिया बीजेपी का। अब मेरे वे फाजिल दोस्त भी यहां पे वीरेंद्र कंवर मेरे दोस्त हैं वैसे, और 4 बार के एमएलए, और मैंने उनको सार्वजनिक तौर पे भी अपील की है, आग्रह करता हूं कि अगर मेरे हल्के में ऐसा होता तो मैं कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं देता। मेरा कंवर साहब से ये आग्रह है, कंवर साहब से मेरा ये आग्रह है, वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ है, 4 बार के एमएलए, मंत्री रहे हैं, ऐसी नौकरी मत कर लेना, ऐसा बैग ना बस्ता ना उठा लेना चाहिए। आप अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं, अपना सम्मान बरकरार रखें। एमएलएशिप की कोई बात नहीं, जनता आपको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसलिए सारे हिमाचल देख रहा है, सारे हिमाचल में सरकार गिरने की कोई बात नहीं है, ये तो मैं आपको बता देता हूं। ये तो बीजेपी, आपने पीछे सुना होगा, बीजेपी ने कहा था कि इसके बाद हमारे 25 के 25 एमएलए इस्तीफा देंगे। हम तो कह रहे हैं दो ना, क्यों नहीं दे रहे? जब आपने लोगों को ये कहा 25 लोग इस्तीफा देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ट्रेलर हमने दिखा दी है, फिल्म हम 4 जून को दिखा देंगे, फुल लेंथ फिल्म दिखाएंगे 4 जून को। और आप देख रहे हैं मुंबई से कंगना जी आई है, कंगना जी कह रही है मैं तो हिट फिल्म देने के लिए जानी जाती हूं। हमने कहा अब आप जयराम की प्रोडक्शन हाउस में आ गई हैं, फ्लॉप हो जाओगे। लगातार कह रही थी। ये राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है, जिसके बारे में कुछ ना पता हो, राजनीति वो सब चीजें बाहर ला देती कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अभी यहां पे बोल रहे थे, यहां कोई कह रहा था कि यहां शराब का कारखाना लगना था या प्रेशर लगना था। आप चिंता मत करो, मुकेश अग्निहोत्री इस जिले का कस्टोडियन है। आप आपकी भावनाओं से हटके कुछ नहीं होने दिया जाएगा ऊना में। और खास तौर पे महादेव के मंदिर के आसपास शराब के कारखाने की सोच भी मत रखें। ये बहुत ही पावन स्थल है, पावन नगरी है आपकी, तो इसलिए यहां पे सोचना। मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा ही जेल बनने की बारी आई थी, तो बाबा रुद्र जी के धाम के आसपास जो है जेल बनने लगा था। तो महाराज का मुझे संदेश आया, उन्होंने कहा इतनी बड़ी तपोस्थली है और आप साथ में जेल बना रहे हैं। हमने कहा आपका बोलना ही काफी है, आपने कह दिया तो यहां पे जेल नहीं बनेगा, जेल को दाएं बाएं कर दिया जाएगा। और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बड़ी पवित्र नगरी है, बहुत पवित्र है। एक तरफ बाबा बाल जी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, दूसरी तरफ रुद्रानंद जी का धाम आपके यहां पे है, बनौड़े महादेव जी आपके पास है, और महादेव जी का स्थान आपके यहां पे है। हर तरफ जो है आप तो बहुत ही पूजनीय और वंदनीय लोग हैं कुटलैड कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कि जो ऐसी नगरी में रहते हैं। और फिर इतने ईश्वरीय स्थल यहां होने के बाद
ये यहाँ के एमएलए को हुआ क्या, मुझे तो यही नहीं समझा। विनाशकाल है, विपरीत हो गया। कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। और हमें जो है, इनसे भी कहना चाहूंगा मैं, क्या विवेक जी से भी, जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए। मैं 25 साल का एमएलए हो गया, मेरा ना कोई बस चलता है, ना मेरा ट्रक चलता है, ना मेरा कोई कारखाना है, ना मेरा कोई क्रशर है, ना मेरी कोई और ऐसा कारोबार है। सब कुछ है जनता है। जो कुछ भी करना है जनता के लिए करना है। शेरे हिमाचल जिंदाबाद, शेरे हिमाचल जिंदाबाद। अभी मैं सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, राहुल जी जिससे चुनाव लड़ रहे, मैं देख रहा था कि सोनिया जी वहां से 5 बार एमपी बने, इंदिरा जी वहां से एमपी बने। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि इनकी जीत का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा दफ्तर बना हुआ है कि एक फोन पे कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी आदमी बीमार हो जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत हो, कोई और काम पड़ जाए, एक फोन कॉल पे सब चीजें उपलब्ध है। यही सांसद और विधायक की असली जिम्मेवारी है। और फोन को उठाना जो है, ये जो लोग फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, ये जनता भी फिर ऑफ कर देती है। ये खुले रखने की बात है, क्योंकि मौका तो हर व्यक्ति का आता है। आज जनता का आया हुआ है और जनता ने वोट डालनी है। तो इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि विवेक भी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, एक अर्सा से ये संघर्ष कर रहा है, और इस दफा जो है आप अपने दोनों हाथ इसके सर पे रखो, इसकी पीठ पे रखो, इसको एमएलए बनाओ। एक बार परखो, आप परखो, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इलाके के विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के एजेंडे को हम आगे लेके जाएं। और दूसरी तरफ ये इस बार इलेक्शन तो चलते ही रहेंगे। अभी 6 इलेक्शन आए हैं, इसके बाद 2 हफ्ता 10 दिन के बाद 3 और आ जाएंगे जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा मंजूर करो। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं जल्दी से करो। लोकप्रियता का सबको अपना अपना जो भ्रम है वो पता लग जाएगा किसकी कितनी लोकप्रियता है। और खासतौर पे इस 4 जून को जो फैसले होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हूं, 2 नॉन स्टॉप गाड़ियां हमने चलानी है। एक चलेगी आपके जो है कुटलहट से शिमला नॉन स्टॉप, कुटलहट से शिमला नॉन स्टॉप, और उस बस में सवार होकर जाएगा विवेक विखे। और एक हम चलाएंगे ऊना से दिल्ली, जो सीधे सतपाल रजादा को लेके जाएगी, नॉन स्टॉप। वो सतपाल रजादा को लेके जाएगी। आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है। आपके यहां पानी की कोई कमी है, कोई पानी की समस्या है, कहीं पाइपें पड़नी है, कहीं होदियां बननी है, कहीं टैंक बनने हैं, कहीं ट्यूबवेल लगने हैं। ये निर्णायक समय है, विभाग मेरे पास है। और यहां भी आपको लगता है पार्टी की दीवारों से हटके कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप जो भी है, लेकिन
अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके खेत में इन चीजों की जरूरत है, आप बताएं। हम उनको हल करने के लिए हमेशा से तैयार हैं, हमेशा से तैयार हैं। मैं तो वैसे भी मेरी पत्नी के देहांत के बाद ये मेरा संकल्प है कि ऊना जिला के किसी भी व्यक्ति का कोई काम है, वो किसी भी दल विशेष से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, मुकेश अग्निहोत्री उसके लिए हाजिर काम करता है। और हमने देखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने देखा है, जब मैं एमएलए बना था तो लोग वहां पे लड़की नहीं देते थे शादी के लिए, ये कहते थे पानी भर्ती मर जाएगी। लेकिन आज स्थिति ये थी, जो आप हमारे वहां से भी जो लड़कियां आपके यहां शादी होके आई होंगी, जब कुछ लड़कियां घड़ा लेके पानी भर के आती थी कुएं से, और अगर किसी एक का घड़ा टूट जाता था घर पहुंचने तक, तो बाकी सब लोग उसको लोटा लोटा पानी देते थे ताकि इतनी दूर वापस नहीं जाया जा सके। वो स्थितियां देखी हैं हमारे लोगों ने, ये संताप भोगा है। आज वहां पे लोग चौना लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, खेत को पानी लगा रहे हैं। स्थितियां बदली हैं। साइकिल पंचर हो जाती थी तो संतोगढ़ में पंचर होती थी तो कंधे पे लेके जाते थे और जाके जेजों में पंचर लगता था। वो हालात देखें। मां अनपढ़ थी, अंगूठा लगाती थी क्योंकि कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे। लेकिन आज 20-25 साल के अंतराल के बाद जो मां अंगूठा लगाती थी, उसकी बेटी जज बन के निकल रही है। ये बदलाव है और हमें पूरा जिला जो है उसमें ये बदलाव लाने हैं। आज अगर हमने जगह जगह कॉलेज खोले हैं तो लड़कियों की एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और जब तक हमारी लड़कियां जो हैं उनकी एजुकेशन का हम बंदोबस्त, वैसे तो मेरी तो धारणा ये है और मुझे लगता है कि राजनीति में जब तक मैं हूं ये बात अंततः हो जाएगी। मैं मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य का पक्षधर आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा भी मुफ्त हो और स्वास्थ्य भी मुफ्त हो। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 लाख की किडनी कौन चेंज कराएगा? 15 लाख की किडनी कौन चेंज कराएगा? ठीक है, कोई मुकेश अग्निहोत्री का जानकार है, वो आ जाएगा, मैं उसको उसकी किडनी चेंज करा दूंगा। पर आम आदमी की क्या होगी? इसलिए कम से कम 25 लाख तक की राशि निर्धारित हो जानी चाहिए कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। उसके लिए राजनीतिक सिफारिशों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। दिल का इलाज करना है, किडनी का इलाज करना है, लंग्स का इलाज करना है, ये बिल पास कराने की परंपराएं खत्म होनी चाहिए। और शिक्षा में भी यही है कि अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन हमें मुफ्त करनी है और समय आ जाएगा और हम उसके लिए लगे हुए हैं और करके छोड़ेंगे जब हमने बाकी सब कुछ कर दिया। कर्मचारी को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, कर्मचारी को हमने ओपीएस दी, लोग कहते थे कि दी नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकार कर दिया, नहीं ओपीएस नहीं दी जा सकती। जयराम जी ने कहा नहीं दी जा सकती। हमने घोषणा कर दी कि हम कर्मचारी को ओपीएस देंगे। जिस कर्मचारी ने 58 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है, जब वो घर जा रहा है तो वो खाली हाथ जाएगा। जो उनके दोते पोते होंगे वो कहेंगे बाबा जी की जेब में तो कुछ भी नहीं है, तो इनकी सेवा कौन करेगा? लेकिन अब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक आंगनबाड़ी स्टूडेंट जो है मुझे मिली, उसको 6000 पेंशन लगी थी। जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी उसको 46,000 पेंशन हो गई। 46,000 पेंशन हो गई। एक और सज्जन जो कि रिटायरमेंट के बाद 2000 पेंशन लगी उनको और घर वालों ने बर्दाश्त नहीं किया
और वो अनाथ आश्रम में चले गए। अब पेंशन का स्टाइल बदला तो उनको 50,000 पेंशन लग गई। अब बेटा और बहू आ गए कि बाबा जी घर चलो, आपको कौन रख सकता है यहाँ पे, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये पेंशन का अधिकार देने से संभव हुआ है। 1,36,000 हिमाचलियों को हमने पेंशन का अधिकार दिया। और इसी ढंग से पुलिस वालों को राशन मनी पता नहीं कितनी मिलती थी, अब हमने 1,000 रुपए की 1,000 रुपया राशन मनी की। अब जितने भी पुलिस वाले यहां भी ड्यूटी पे आए हुए हैं, वोट तो हमें डालो कम से कम। जितने भी कर्मचारियों को पेंशन लगी है या लगनी है, वो वोट तो हमें डालो। HRTC जो बसें चलाते हैं 24 घंटे, 3,000 बसें हैं हमारे पास HRTC की। इनको पहली तारीख को तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। जो रिटायर होके आगे उनको पेंशन नहीं मिलती थी। पिछले 6 महीने से मैं इनको हर पहली को जो है तनख्वाह दे रहा हूं, हर पहली को पेंशन दे रहा हूं। बोल दिया अगर कोई HRTC का मुलाजिम यहां पे बैठा हो, कह दे कि नहीं मिली। महंगाई भत्ता जो है साथ जोड़ के दिया इस महीने, और अभी इनके लगभग 8-10 करोड़ रुपए के जो मेडिकल बिल फंसे हैं। अब मेरी वो उस पर मैं लगा हुआ कि जब इन्होंने सेवा की है और ये बीमार हुए, इनके बिल क्लियर किए जाए। तो सेवा की राजनीति हमें करनी है और आप सब लोगों के सहयोग से करनी है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे 45 महीने बाकी हैं, बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं सब्र से बैठ जाओ। 45 महीने हमने राज करना है। तुम जितनी मर्जी साजिश कर लो, षड्यंत्र कर लो। और भाजपा नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत लाभ टपकाने की कोशिश मत करो। ये सरकार नहीं गिरेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सरकार नहीं गिरेगी। क्योंकि हिमाचल के लोगों ने ये पसंद ही नहीं किया जो ये हुआ है। ये देवभूमि है, यहां पे कई लोग मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। हम सब लोग तो मंदिरों के आसपास हैं। इस समय हम लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से माता चिंतपूर्णी का भवन बनाने जा रहे हैं। माता चिंतपूर्णी हमारे जिला में वास करती है, मंदिरों का महकमा मेरे पास है। हमने फैसला किया कि अगर वैष्णो देवी बनाई जा सकती है तो चिंतपूर्णी क्यों नहीं बनाई जा सकती। हम उस पर काम कर रहे हैं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। कुटलहड़ में भी बड़े पैमाने पे काम होंगे और जो आपका आदेश होगा, आप हमारे पे विश्वास करके, हमारे पे भरोसा करके आप विवेक जी को वोट डालें। आपके काम हमने करने हैं। हम आपके काम, जो आपका आदेश होगा वो हम करेंगे। लेकिन आप देखें कि हमें तो इस हाउस में हमारी पूरी मेजॉरिटी है। उनके पास 25 एमएलए हैं, हमारे पास 34 एमएलए हैं। अगर 68 का हाउस हो, अगर 68 का पूरा हाउस भी हो जाए, तब भी हमें 1 एमएलए चाहिए, उनको 10 एमएलए चाहिए। इलेक्शन तो सिर्फ 9 पे हो रहा है, उनके पास फिर कमी हो जाएगी। हमें तो 1 चाहिए, हम तो आप उसका कुटलैंड का ले जाएंगे। और आप, मुझे लगता है आपके मन से, आपको जो जिस ढंग से मैं पढ़ रहा हूं राजनीति में, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं। काफी साल हो गए और मुझे आपके चेहरे पढ़ने से लग रहा है कि आपने ठान ली है कि मेरे को जो विधानसभा की चौखट पार करा देंगे। आप इनको एमएलए बनाओ और सतपाल रजादा जिले का नाम से एक वोट डाल दो। जिले के नाम से एक वोट डाल दो। आप सब एक तेज तरार नेता है। हमारा जो नॉमिनेशन धर्मशाला में हुआ, यहाँ पे हमीरपुर में हुआ, अब तक का सबसे बड़ा नॉमिनेशन था। लोगों के आंखें खुली की खुली रह गई। आपने हमीरपुर में आज दिन तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई किसी भी राजनीतिक दल की, जो हमारा नॉमिनेशन वहां पे हुआ। सतपाल रजादा ऊना का एमएलए रहा है और
दबंग व्यक्तित्व है, हमें आप उनको बनाओ और जो आपके दिल में बातें हैं। अभी मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम मनाली तक लेह तक रेल ले जाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शनों की रेल है और इलेक्शनों पे अड्डे हैं। इलेक्शन आते हैं, चंबा की तरफ भी जाओ, जब इलेक्शन आते हैं तब बोलते हैं सिकरीधार में सीमेंट का कारखाना, अब की बार सिकरीधार, और वो फिर कभी नहीं बनता। तो इसलिए अगर हमीरपुर से भी, अगर ऊना से हमीरपुर की भी अगर रेल लाइन जानी है तो वो भी हमारे सतपाल रजादा बनाएंगे। हम सब लोग मिलके इस जिले की तरक्की के लिए, जिले से बहुत धक्के हो चुके हैं पहले, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप सब इकट्ठे हो जाओ और विवेक बिक्कू जी को एमएलए बनाओ और इनको आप परखो। परिवार की परख भी साथ में हो जाती है, पत्नियां भी परखी जाती है साथ ही साथ ही। और साथ में सतपाल रजादा जी, उनकी धर्मपत्नी आपके पास वोट मांगने आई है, श्रीमती रजादा आपके पास वोट मांगने आई है। और इनका सम्मान करो, इनकी इज्जत करो कि जब वो दूसरे जिलों में वोट मांगने गए हुए हैं, ये आपके बीच में आके वोट की प्रार्थना कर रही हैं आपसे, तो आप इनके कहने पे वोट डालिए। जब मेनन जी ने नारा लगा दिया तब बात गंभीर होती जा रही है। अब लगता है काम खींचेगा, ठीक ठाक खींच जाएगा। सब लोगों को इकट्ठे होके हमें इन दोनों लोगों को जो है, हाथ का निशान है हमारा, पहली तारीख को बिल्कुल टकाटक कांग्रेस का हाथ, ये आप कर दें कि आप दोनों वोटें हमें देने को तैयार हैं। दोनों वोटें अंत तक, इधर आखिरी तक, इधर पुलिस वाले पीछे तक वोट देने के लिए तैयार हैं आप सब लोग। तो इसलिए अपने जिले को मजबूत करने के लिए ये दोनों वोटें हमें दो और हम आपकी सेवा में अगले 45 महीने और पार्लियामेंट के लिए 60 महीने हम पूरी आपकी सेवा करेंगे। देर हो रही है, आपको घरों में जाना है, खाना बनाना है, अब पशु देखने हैं, और फिर भी मैं देख रहा हूं कि काफी देर से आप उठने की सोच रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। अब आप उठ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।